नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की बड़ी खबर। आपको बता दें, स्वाति मालीवाल मारपीट विवाद मामले में पुलिस का बयान सामने आ गया है। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल को लेकर पुष्टि कर ली है। दिल्ली पुलिस पीसीआर को सीएम हाउस से कॉल आई थी। स्थानीय पुलिस ने कॉल का जवाब दिया। सांसद स्वाति मालीवाल पुलिस थाने भी आई थी, ऐसा पुलिस का कहना है। बिना कोई शिकायत दिए वो थाने से चली गई। मामले में अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल ने मारपीट का आरोप लगाया है। तो ये पूरा मामला आपको बता दें, आज सुबह 9 बजे के करीब दिल्ली पुलिस पीसीआर को एक फोन कॉल आता है जो कि सीएम हाउस से आता है, जिसमें जो महिला है वो फोन कॉल में बोलती है कि मैं स्वाति मालीवाल बात कर रही हूं और मेरे साथ मारपीट की गई है। और मारपीट का आरोप सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर लगता है। इसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। अलग अलग तरह से बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही है। वहीं इस मामले की पुष्टि अब दिल्ली पुलिस ने भी कर दी है। पुलिस का बयान इस मामले पर सामने आ चुका है। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि स्वाति मालीवाल ही वो महिला थी जिसने सीएम हाउस से फोन कॉल किया था। साथ ही दिल्ली पुलिस ने इस बात की भी पुष्टि की है कि इस पूरे विवाद के बाद स्वाति मालीवाल खुद पुलिस लाइन पहुंची थी और उन्होंने हालांकि कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन वो पुलिस लाइन इस मामले को लेकर सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में पहुंची थी। स्वाति मालीवाल थाना सिविल लाइन पहुंची थी, हालांकि बिना कोई शिकायत दर्ज कराए वो वहां से चली गई। At 9:34 a.m. around in the morning, we received a PCR call wherein the caller said that she has been assaulted inside the CM residence. Accordingly, local police responded to the call and SHO and the local police reached at the spot. After some time, MP Madam Swati Maliwal ji came to police station civil lines. She left the police station without giving any complaints. In this matter, till now, no complaint has been received. तो हमने आपको पुलिस के द्वारा दिया गया ऑफिशियल बयान सुनाया, जिसमें पुलिस द्वारा साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि 9 बजे के करीब, सुबह 9 बजे के करीब एक फोन कॉल दिल्ली पुलिस पीसीआर को आता है। इस दौरान दिल्ली पुलिस से शिकायत की जाती है कि सीएम आवास में उनके साथ अभद्रता हुई है, मारपीट हुई है और बात करने वाली महिला अपने आप को स्वाति मालीवाल बताती है, जो कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद भी है। ज्यादा जानकारी के साथ अजीत कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अजीत, जो ये पूरा मामला चल रहा था स्वाति मालीवाल से जुड़ा, अब इस मामले पर पुलिस का आधिकारिक बयान सामने आ गया है, जिसमें पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो महिला थी जिसका फोन कॉल आया था वो स्वाति मालीवाल ही थी। और इस पूरे मामले के बाद स्वाति मालीवाल जो है पुलिस थाने भी आई थी और उन्होंने हालांकि कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। अजीत। बिल्कुल भैया, अब आधिकारिक तौर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान आ गया है, जिसमें साफ तौर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि सुबह 9:34 पर पीसीआर कॉल की गई थी और जो पीसीआर कॉल की गई थी वो स्वाति मालीवाल यानी जो राज्यसभा सांसद है उनकी तरफ से ही कॉल की गई थी। जब पुलिस टीम पहुंची तो वो सिविल लाइन थाने पहुंची हुई थी वहां पर शिकायत लेकर के। हालांकि उन्होंने रिटर्न में कोई शिकायत नहीं दिया और अभी तक इस मामले में कोई भी पुलिस को शिकायत जो है वो नहीं मिली है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस की तरफ से भी कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि जब तक पुलिस को लिखित में शिकायत नहीं मिलेगी तब तक पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। निश्चित तौर पर यह अब साफ हो गया है कि जो पीसीआर कॉल की गई थी और जिसमें आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं विभव कुमार, उन्होंने उन पर जो मारपीट का जो आरोप स्वाति मालीवाल की तरफ से लगाया गया था, साफ हो चुका कि वो स्वाति मालीवाल ही थी जिन्होंने पीसीआर कॉल की थी, लेकिन उन्होंने इस मामले में कोई भी रिटर्न कंप्लेंट नहीं दी है। जी भैया। अजीत, जिस तरह से पहले कंफ्यूजन था इस मामले को लेकर कि ये फर्जी कॉल तो नहीं है या कोई फेक चीज तो नहीं है, अब हालांकि जब पुलिस का आधिकारिक बयान आ चुका है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि जो महिला थी वो स्वाति मालीवाल ही थी, क्योंकि वो उसके बाद पुलिस थाने भी गई, लेकिन रिटर्न कंप्लेंट नहीं लिखवाई। इसकी क्या वजह माने कि आखिर पहले कॉल आता है पीसीआर को कि मेरे साथ मारपीट हुई है, सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए पर मारपीट का आरोप लगता है और उसके बाद रिटर्न कंप्लेंट भी नहीं दी, तो क्या वजह?
देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करें रिया, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये इसकी बहुत जो कारण है वो हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात वो ये बन जाती है कि एक मुख्यमंत्री के निजी सचिव जो है उनके ऊपर मारपीट का आरोप। ऐसे में उन्होंने उस समय कॉल तो जरूर कर लिया, लेकिन हो सकता है शायद उन्हें लगा होगा कि ये मामला ज्यादा तूल ना पकड़े, क्योंकि उससे पहले ही राजनीतिक गलियारों में हलचल जो है वो तेज हो चुकी थी जिस तरीके से। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी के कई सारे नेताओं की प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो चुका था और बीजेपी के कई सारे नेता यही बोल रहे हैं कि महिला के साथ इस तरह से अभद्रता करना, मारपीट करना, और आखिर अगर एक निजी सचिव के ऊपर आरोप लग रहा है तो बीजेपी के एक नेता की प्रतिक्रिया ये भी आई थी कि जो है ये सीएम अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर हुआ है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि अगर सीएम हाउस में इस तरह की, और वो भी महिला जो सांसद है, राज्यसभा से सांसद है, अगर उनके साथ ऐसा कोई अभद्रता या मारपीट का अगर मामला सामने आता है तो निश्चित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, और वो भी सीएम हाउस पे आता है, तो सीएम कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है जो वो बन जाती है। और ऐसे में इसी का परिणाम है कि इसको लेकर के जो कपिल मिश्रा हैं उन्होंने खुले तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी इसके पीछे जो मुख्य आरोपी है उनको बताया कि किस तरह से जो भले ही उनके निजी सचिव ने मारपीट की, लेकिन वो बिना मुख्यमंत्री के निर्देश के ऐसा हो पाना संभव नहीं है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक गलियारों में उस समय से हलचल जो वो तेज हो गई, तो शायद इसी का परिणाम है कि संभावना है कि आम आदमी पार्टी और ज्यादा इस तरीके से चर्चा का विषय ना बने। शायद यही एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से जो सांसद स्वाति मालीवाल हैं उन्होंने इस मामले में रिटर्न कंप्लेंट नहीं की और वो फिलहाल अब इस पूरे मामले में बैक हो चुकी है। अजीत, क्योंकि स्वाति मालीवाल जो है आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद भी है, साथ ही इसके साथ ही वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी है। ऐसे में स्वाति मालीवाल एक ऐसी, आप कह सकते हैं, एक ऐसी छवि है उनकी जो काफी बेबाक होकर चीजें करती है। जब उन्हें कुछ रखना भी होता है कोई मसला तो वो काफी निडर होकर चीजें सामने रखती है। ऐसे में मारपीट का आरोप लगाना, वो भी मुख्यमंत्री के निजी सचिव पर, मुख्यमंत्री आवास में इतनी बड़ी घटना हो जाना, कितना गंभीर ये विषय। और जिस तरह से लिखित शिकायत स्वाति मालीवाल ने यहां पर नहीं दी, क्या माना जाए, जो डैमेज कंट्रोल क्या यहां पर एक करने की कोशिश? देखिए बिल्कुल रिया, अगर हम बात करें तो वास्तव में बहुत ही गंभीर मामला बन जाता है, क्योंकि वो खुद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं और जब वो अध्यक्ष रही उस समय उनकी आमतौर पर लगातार जो गतिविधि है वो देखने को मिली। चाहे देर रात को ही सड़कों पे निकल जाना, लोगों की प्रतिक्रिया को समझना, लोगों के हाव भाव को समझना, और सड़कों पर खुल करके महिलाओं के साथ किस तरीके से लोग अभद्रता करते हैं, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करते हैं, उसको लेकर के खुद सड़कों पर उतरना और प्रैक्टिकली वो चीजों को देखना, ये स्वाति मालीवाल का एक रहा है। और वो पहले इस तरीके जब वो महिला अध्यक्ष रही उस समय उन्होंने इस तरीके से बेबाकी से ये सारी चीजें जो है मुद्दों को रखा। अब जब वो खुद एक महिला, बतौर महिला और वो भी सांसद के तौर पर वो चुनी गई है, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है वो और गंभीर हो जाता है। और कहा जा सकता है कि वो खुद भी आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद गई, तो शायद ये भी कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का मुद्दा ना बने, हो संभावना यही है। शायद इसी वजह से उन्होंने रिटर्न में जो शिकायत है पुलिस को वो नहीं दी। लेकिन अब देखना ये होगा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला एक बड़ा तूल पकड़ा, वो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बहुत गंभीर मुद्दा जरूर बना है। और निश्चित तौर पर अब आने वाले समय में ये जो निगाहें हैं वो देखती रहेगी कि किस तरीके से एक सीएम के निजी सचिव पर मारपीट का जो आरोप अगर वो लग सकता है तो वास्तव में स्थिति दिल्ली में और क्या हो सकती है। अजीत, जिस तरह से शराब नीति घोटाले मामले में तमाम आम आदमी पार्टी के कई जो दिग्गज नेता हैं, हमने देखा किस तरह से ईडी के निशाने पर रहे। इसके बाद से हम मान सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की स्थिति अभी उतनी बेहतर नहीं है। अब आम आदमी पार्टी की ही एक सांसद जो है पीसीआर में कॉल करती है, आरोप लगाती है, सीएम हाउस में जो है मारपीट का आरोप लगता है और सीएम के निजी सचिव पर यह आरोप लगता है, उसके बाद लिखित शिकायत नहीं होती। क्या माना जाए, एक तरह से ये जो पूरा घटनाक्रम होता है, क्या स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी के बीच कुछ अनबन हो सकती है? देखिए, हालांकि ये आम आदमी पार्टी की तरफ से अंदरूनी मामला कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक ना तो स्वाति मालीवाल इस मुद्दे पर सामने आई है और ना ही आम आदमी पार्टी का कोई नेता इस मुद्दे को लेकर के अभी तक ऑन कैमरा किसी ने कुछ कहा है। लेकिन अब हालांकि
क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये साफ हो चुका है कि जो कॉल करने वाली जो महिला थी वो सांसद स्वाति मालीवाल ही थी। ऐसे में अब सबसे बड़ी चीज मुद्दा ये आता है कि आखिरकार उन्होंने लिखित में शिकायत क्यों नहीं दी। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के जिस तरीके से बीते कुछ समय से देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी की खास तौर से जो आबकारी नीति के मामले में जो आम आदमी पार्टी की किरकिरी हुई है वो हर जग जाहिर है, वो किसी से छिपा नहीं। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो अभी अंतरिम जमानत पर इसी शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वो अंतरिम जमानत पर बाहर है। अब ऐसे में निश्चित तौर पर अगर ये शिकायत होती है तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की किरकिरी जो है वो और हो सकती है, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें भी अब बढ़ सकती हैं। शायद इसी का परिणाम रहा कि इन सब चीजों को देखते हुए, इन सब चीजों को समझते हुए जो स्वाति मालीवाल है उन्होंने रिटर्न कंप्लेन करने की जो है वो सोचने से रिटर्न कंप्लेन नहीं की और वो वापस कहा जा सकता है कि आपसी कोई ना कोई सुलह जरूर हुई, जिसके बाद ये भी कहा जा सकता है कि शायद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई पहल की गई होगी, समझाने का प्रयास और ये सब चीजें हुई। इसके बाद स्वाति मालीवाल की तरफ से इस मामले में कोई भी रिटर्न कंप्लेंट जो है वो नहीं। इससे पहले हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा था, कांग्रेस की जो नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर है राधिका खेड़ा, उन्होंने भी कई गंभीर आरोप लगाए थे अभद्रता के। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। अब ऐसा ही मामला दिल्ली में सामने आया है। स्वाति मालीवाल ने भी केजरीवाल के निजी सचिव पर आरोप लगाया, हालांकि लिखित शिकायत नहीं दी, ना ही कोई सफाई दी, ना ही कोई बयान दिया। और अब क्या माना जाए, क्या बीजेपी, और हम देख भी रहे हैं सुबह से बीजेपी के कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं आना सामने आ गई है, सामने आ चुकी है। और क्योंकि अब जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस की तरफ से भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है, क्या भारतीय जनता पार्टी इस मामले को बुनाने की कोशिश कर सकती है? लेकिन निश्चित तौर पर अगर हम बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या जब खुद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही स्वाति मालीवाल समय समय पर महिला को सुरक्षा को लेकर के सवाल उठाती रही है और अब जब आम आदमी पार्टी से जुड़ा मामला सामने आया है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भाजपा जो है इस मुद्दे को जरा सा भी नहीं छोड़ना चाहेगी और इसी का परिणाम रहा कि पहले कपिल मिश्रा, उसके बाद खुद भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी इस मामले को लेकर के सामने आए। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इस मामले को लेकर के भाजपा जो है वो जरूर दिल्ली वासियों के बीच में भुनाने के प्रयास में जरूर कोशिश करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला बन जाता है और उनके निजी सचिव अगर निजी सचिव पर आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं बन जाती है और ऐसे में मुख्यमंत्री भी सवालियों के घेर में जो है वो सामने आते हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भाजपा इस पूरे मुद्दे को आने वाले समय में विशेष तौर पर दिल्ली में जब छठे चरण के चुनाव होने हैं जो 25 मई को होने हैं तो निश्चित तौर पर उससे पहले जो भाजपा इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश जरूर करेगी। बिल्कुल अजीत, जिस तरह से सीएम हाउस से मामला सामने आता है जहां स्वाति मालीवाल जो कि सांसद है राज्यसभा की, उनके साथ मारपीट का ये जो मामला सामने आया, अब देखना ही होगा इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से राजनीति गरमाई है, ऐसे में स्वाति मालीवाल का बयान या सफाई कब सामने आती है ये वक्त बताएगा। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। निश्चित तौर पर एक महिला सांसद के ऊपर अगर इस तरह की बात हुई तो आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं को बोलना चाहिए। देश के जो बाकी बुद्धिजीवी जाग जाते थे, आज उनको भी जाग के बोलना चाहिए कि दिल्ली पुलिस इसकी जांच करे और परिवार, पार्टी या पीए या जिसका भी नाम आता है उनमें से किसने पीटा, किसने पिटवाया, क्या कारण थे और ये फूट कहां तक लेकर जाएगी जब अरविंद केजरीवाल वापस 2 तारीख को जेल जाएंगे। राजनीतिक विचारधारा की विभिन्नता छोड़कर, इससे ऊपर उठकर अगर एक बहन के साथ, जैसा मीडिया में खबरें आ रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में उनके उकसाने पर उनके ओएसडी ने स्वाति मालीवाल जी पर हाथ उठाया है, उनके साथ दुर्व्यवहार करा है, अभद्र व्यवहार करा है, अगर ये सच है तो भाजपा इसकी कड़ी निंदा करती है। ये शर्मसार करने वाली बात है और इसमें जवाबदेही बनती है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की कि अगर उन्हीं की पार्टी की एक महिला सांसद, एक महिला कार्यकर्ता उन्हीं की मौजूदगी में उन्हीं के घर पर सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली की बेटियां, दिल्ली की नारियां कैसे सुरक्षित हैं? और अग्रिम जमानत पर छूटे दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास विभिन्न कारणों से चर्चा में रहता ही है और इस तरह से अगर किसी महिला के साथ वहां उनके कहने पर उनके पीए ने मारपीट की है तो आप समझ सकते हैं कि जिस दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने घर पर बैठकर पहले मुख्य सचिव को पिटवाता रहा हो,
अब महिलाओं को बंटवारा हो। कारण सिर्फ इतना है, जो जानकारी मिल रही है कि स्वाति मालीवाल अपनी बातों को स्पष्ट रखने के लिए जानी जाती है और उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो उनको शायद रास नहीं आ रहे थे। लेकिन मैं इस घटना की निंदा करता हूं और इस पूरी घटना की जांच की मांग करता हूं, ताकि किसी भी बहन के साथ अगर इस तरह की बात होती है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। इस तरह का अत्याचार दिल्ली के इस माहौल में तो हम बर्दाश्त नहीं होने देंगे। सर, पीसीआर भी जब बहुत ही गंभीर बात है। राज्यसभा की सांसद, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को आखिर मुख्यमंत्री के घर के अंदर से दिल्ली पुलिस को फोन क्यों करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि ये खबर झूठी हो। किसी मुख्यमंत्री के घर में एक महिला राज्यसभा सांसद के ऊपर हिंसा और अत्याचार होने की ऐसी कोई घटना इस देश में पहले कभी नहीं हुई है। तो काश ये खबर झूठी हो, लेकिन अगर ये सच है और विभव ने स्वाति मालीवाल को मारा है, पिटाई की है स्वाति मालीवाल की, और इतनी हद तक बात पहुंच गई कि स्वाति मालीवाल को पुलिस बुलानी पड़ी, मुख्यमंत्री के घर के अंदर से फोन करना पड़ा, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये पाप है और इसके जिम्मेदार केजरीवाल होंगे, क्योंकि नौकर ने मारा है। विभव एक नौकर है, लेकिन नौकर ने मालिक के कहने पर मारा है, तो हिंसा का असली अपराधी खुद अरविंद केजरीवाल होंगे। दिल्ली पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए, अपराधियों को पकड़ना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वाति मालीवाल जी, अगर उनके साथ ऐसा अपराध हुआ है, ईश्वर करे ये झूठ हो, लेकिन अगर हुआ है तो वो अकेली नहीं है, हम लोग सब उनके साथ हैं और इस मामले में उनको न्याय मिले ये सुनिश्चित करेंगे। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से आज स्वाति मालीवाल को लेकर पूरी सियासत दिल्ली की गरमाई रही, सियासी तापमान हाई रहा, क्योंकि आज सुबह दिल्ली पुलिस को पीसीआर में कॉल आती है, जिसमें जो महिला है सीएम हाउस से कॉल करती है और बोलती है कि मेरे साथ मारपीट की गई है और कहती है कि मैं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल बात कर रही हूं। बाद में स्वाति मालीवाल खुद पुलिस थाने पहुंचती है और लिखित शिकायत हालांकि वो नहीं दर्ज कराती है और उसके बाद वो वहां से चली जाती है। दिल्ली पुलिस का अब इस पूरे मामले को लेकर बयान भी सामने आ चुका है और दिल्ली पुलिस पुष्टि कर चुकी है कि स्वाति मालीवाल ही वो महिला थी जिन्होंने सीएम हाउस से कॉल किया था और अरविंद केजरीवाल के पीए पर मारपीट का आरोप लगाया था। वहीं देश भर में लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है। लोकतंत्र के इस महापर्व का आज चौथा दिन है। 6 तस्वीरें आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज जो है वोटिंग हुई। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दिल्ली से कन्हैया कुमार, वहीं अजय मिश्र टेनी क्योंकि बीजेपी से प्रत्याशी भी है, लखीमपुर खीरी सीट से आज उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। साथ ही के चंद्रशेखर राव, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कांग्रेस नेता हैदराबाद से, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पंकजा मुंडे, उन्होंने वोट कास्ट किया और बीजेपी नेता तेलंगाना से, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। तो ये 6 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिग्गजों ने आज अपना वोट कास्ट किया है। सबसे अपील है कि सब मतदान करे, सब मतदान करने के लिए अपील है हमारा। चलिए, लोगों को सच क्या झूठ क्या मालूम है। मुझे नहीं लगता मैं किसी पे व्यक्तिगत स्वरूप से बात करूं, क्योंकि मैंने 2 महीने में नहीं किया, तो लोगों को मालूम है कौन क्या करता है, कौन क्या करता है। पुणेकर जो है, ये जो वोटिंग करते समय सोचते हैं कि उम्मीदवार जो है उसके विचार क्या है, उसकी भूमिका क्या है, वो विकास के दृष्टिकोण से क्या सोचता है और इसका पुणे के भविष्य के लिए इसकी विजन क्या है। तो मुझे लगता है कि इसके ये सब नजर देखते हुए बिल्कुल पुणे की जनता मेरे साथ है। महाराष्ट्र में पिछली बार हमें 41 मिले थे, इस बार ज्यादा मिलेंगे। देश भर में एक मोदी जी की लहर है। क्यों? लोग अपने भविष्य की सोचते, देश की भविष्य की सोचते, अपने बच्चों के भविष्य की सोचते हैं और उसके लिए लोग मोदी को वोट कर रहे हैं, विकास और विरासत के लिए। और इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि 400 पार होके रहेगा। आपने कह ही दिया बोलते बोलते कि 400 में आप आने वाले हैं, तो ये आपका आशीर्वाद समझ के मैं स्वीकार करती हूँ। जरूर मुझे विश्वास है, क्योंकि जब पहली बार अमित भाई ने नारा दिया था
तो वो नारा पूरा होगा कि नहीं, ऐसा सबको लगता था, वो पूरा हुआ है। तो अभी 400 पार का नारा अगर दिया है मोदी जी ने तो जरूर मुझे लगता है वो पूरा होगा। और विश्वास भी है क्योंकि जब 4 राज्यों के चुनाव हाल ही में हुए तब किसी को नहीं लगा था कि ऐसे निर्णय आएंगे। तो जनता जो है वो बहुत ही सटीकता से सोच समझ के वोट करेगी। इस देश को स्थिर और योग्य सरकार की आवश्यकता है। त्योहार जैसा लोग मना रहे, मैं भी अपने परिवार के साथ और पड़ोसी परिवार के साथ आकर मेरा वोट इस्तेमाल किया। जरूर आने वाले 2047 तक एक विकसित भारत के लोग आगे बढ़ रहे हैं। उनको पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ेगा, इस देश विकास होगा। विकास विरासत के लिए लोग 10 साल से लगातार देख रहे, उसी माध्यम से अपना वोट मतदान भी किया जा रहा है। मैंने कहा ना, भारी उत्साह है। लोग सुबह सुबह मतदान केंद्र में पहुंच गए। आज भी मैं कतारों में खड़े होकर के देख रहा था, कतार बढ़ रही थी, लोग आ रहे थे, मतदान कर रहे हैं और पूरे क्षेत्र में ऐसा ही उत्साह का वातावरण है। पार्टिसिपेट करें, खासकर नौजवानों से, उन लोगों से जो बाइकआउट करते थे, श्रीनगर के तमाम लोगों से और कश्मीर के नौजवानों से, सेंट्रल कश्मीर में, शोपियान में, बडगाम में, पुलवामा में, गांधरबल में, चाडोरा में, हर जगह लोगों को अपील करता हूँ, आप इस इलेक्शन से आज घर से निकलिए। अपने 5 साल के इंतजार के लिए आज आप उठिए, निकलिए घरों से, वोट डालिए अपने। ये बहुत महत्वपूर्ण पग है, महत्वपूर्ण पग है कि लोकशाही का बेस ही यह है कि लोग वोट करें, अपना प्रतिनिधि चुने। वो प्रतिनिधि उस लोगों का प्रतिनिधि के नाते अलग अलग फोरम में, कॉरपोरेशन में, विधानसभा में, लोकसभा में काम करे। तो यदि हम वोट ही नहीं करेंगे तो अच्छे लोग चुनकर नहीं आएंगे। बहराइच जनपद में नानपारा खड़े हैं और यहाँ जो है देवी पाटन मंडल के मंडलायुक्त महोदय और देवी पाटन मंडल के डीआईजी महोदय, दोनों लोग भ्रमण सुबह 7 बजे से निकले हैं और कई पोलिंगों का भ्रमण किया। आइए मैं इनसे जानते हैं कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा काफी इंतजाम किए जा रहे हैं। जरा इनसे जानते हैं। सर बताएं आप जो है क्या। देखिए, अभी तक जितने हम लोगों ने बूथ देखे वहाँ पे बहुत सुचारू रूप से मतदान चल रहा है और जो बूथ बने हैं आप लोगों ने भी देखा होगा कि बड़े सुंदर तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि वहाँ जाकर के आपको एक उत्सव का माहौल लगे। और निश्चित रूप से जो मतदान है ये लोकतंत्र का उत्सव ही है, हम सबको मनाना चाहिए। अभी लगभग 4.5 घंटे, 4.25 घंटे की जो मतदान हुआ है वो लगभग 29 से 30% के बीच में है और ये और बढ़ेगा और शांतिपूर्वक है। किसी भी प्रकार का कोई न्यूसेंस नॉनसेंस नहीं आया। शुरुआती दौर में एक आध जगह मशीन की कंप्लेन आई थी, लेकिन वो टेक्निकल रीजन से न हो करके उसको ऑपरेट नहीं लोग कर पा रहे थे, उसके कारण था। तो सब जगह सुचारू रूप से मतदान चल रहा है और आप लोगों के माध्यम से भी ये अपील है कि अपील करें इस जनपद के समस्त मतदाताओं से कि आएँ मतदान करें। मतदान का जो समय है आखिरी 6 बजे तक है, उसके पहले आ जाएं, अपना मतदान करें, क्योंकि मतदान देश के लिए, समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं है। पुलिस प्रशासन द्वारा काफी प्रचार प्रसार किया गया है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए। देखने को शाम को ही मिलेगा कि क्या बढ़ा है क्या नहीं बढ़ा है। कुंवर दिवाकर सिंह, बहराइच से, इंडिया वॉइस। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के नई दिल्ली लोकसभा से उम्मीदवार सोमनाथ भारती लोधी रोड पहुंचे और जनता के बीच जाकर प्रचार किया और आम आदमी पार्टी को वोट देने की जनता से अपील की। इस दौरान उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। इस समय मौजूद हूं दिल्ली के लोधी रोड में, जहां हमारे साथ आज नई दिल्ली से आपके प्रत्याशी सोमनाथ भारती जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, चुनाव का दौर चल रहा है और भारी मात्रा में आपके साथ इस समय कार्यकर्ता देखने को मिल रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, करेक्शन करूंगा आपका, मैं आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का उम्मीदवार हूँ जी, ठीक है। और इस वक्त जो दिल्ली में माहौल है वो पूरा केजरीवाल जी का माहौल है।
जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने जनता के लिए त्याग किया, हर प्रकार की मुसीबतों का सामना किया, जेल तक गए, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने सबका भला सोचा। और भाजपा ने राजनीतिक द्वेष के कारण, चूंकि भाजपा उनको कम्पीट नहीं कर सकते काम के मामले में, जेल भेज दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दिया है तो सब जगह बात जाहिर हो गई कि इस वक्त जो है डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में है। सबको मिल करके संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, और इसीलिए इस बार झाड़ू को लाना है। केजरीवाल जी बाहर आ गया, कितना असर देखने को मिलेगा प्रचार के अंदर? जनता से पूछिए, वो बता देंगे आपको। कल जो हमारी मोती नगर में रैली थी, इतनी अपार जन समूह गजब का था। तो जन सैलाब जो कल उमड़ा, इसीलिए उमड़ा क्योंकि केजरीवाल जी की जो एक काम करने की जो राजनीति रही है, उससे अनेक लोग फायदा पहुंचा। मुद्दों की बात करते हैं, किन मुद्दों पे आप? मुद्दा यही है, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, भाजपा भगाओ। नहीं, भाजपा हमेशा आरोप लगाती रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर, कुछ ना कुछ आरोप ही लगाती है वो, सिर्फ और कुछ नहीं करती। तो भाजपा का आरोप लगाने का, भाजपा को आरोप लगाने का उसका बिजनेस है जी। जितने बड़े भ्रष्टाचारी भाजपा में लाके उनको बना दिया बड़ा पदाधिकारी, ये है भाजपा। कल मोदी केजरीवाल ने 10 गारंटियों की बात करी थी, कितनी उम्मीदें लोगों को 10 गारंटी के अंदर? एक ही व्यक्ति है हिंदुस्तान की राजनीति में जिसके साथ ये बात जाती है कि जो कहा सो किया। केजरीवाल जी के अलावा कोई और गारंटी काम नहीं करती, सब खुश हो गया है। पीछे कहा था मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, कहाँ हुआ? गारंटी पूरी हुई? 15 लाख रुपए देंगे, गारंटी पूरी हुई? रुपया डॉलर के बराबर होगा, गारंटी पूरी हुई? नहीं हुई ना। वो तुम्हारा पेट्रोल 30 रुपए का हो जाएगा। मतलब सारे बातें जितने बातों नहीं है आदमी है, ठीक है। और इस वक्त कोई गारंटी काम नहीं करती भारत में। जनता को एक ही गारंटी भरोसा है, वो है केजरीवाल गारंटी। जी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सोमनाथ भारती जी, जिन्होंने बताया कि गारंटियां जो केजरीवाल की है वो अक्सर आपको देखने को मिलेगी दिल्ली लोकसभा चुनाव के अंदर। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर। भाई और बहनों, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, इन दोनों पार्टियों ने अब तुष्टीकरण को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनाया है। आजकल आप देखते होंगे इंडी अलायंस का हर दल राम मंदिर के लिए बद्दी बातें कर रहा है। राम मंदिर को गाली देकर, उसका बहिष्कार करके ये आपको चिढ़ा रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को आप माफ करेंगे? क्या ऐसे लोगों को कोई माफ कर सकता है क्या? साथियों, आरजेडी कांग्रेस की प्राथमिकता आप लोग नहीं है। आरजेडी के राज में यहां सिर्फ अपहरण और फिरौती उद्योग ही फला फूला। हाजीपुर ने तो देखा है कैसे यहां के उद्योग धंधे सब चौपट हो गए। आरजेडी कांग्रेस ने बिहार को सिर्फ पलायन दिया, बिहार को सिर्फ तबाही दी। साथियों, मोदी विकसित बिहार, विकसित भारत के संकल्प को लेकर निकला है। आरजेडी कांग्रेस में बिहार को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति ही नहीं है। वे तो सोच रहे हैं अभी जितना समय बचा है, खुद का जितना लूट सके लूट ले। वो अपने बच्चों को सेट करने में लगे हैं, उनको आपके बच्चों की परवाह नहीं है। एक कहावत कहते हैं ना निमन गीतिया गायब, ना मड़वा में जाइब। आरजेडी कांग्रेस का हाल यही है। ये लोग विकास के कार्यों से भागते हैं,
क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, खुद को खपाना होता है। इन लोगों के नकारे पन्ने बिहार के कई अमूल्य दशक बर्बाद किए हैं। ऐसे लोगों से हमें बिहार को बचाकर रखना है। बिहार के लोगों के सामर्थ्य और बिहार के लोगों की समझदारी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे ये देखकर दुख भी होता है कि सामाजिक न्याय के नाम पर लालटेन वालों ने बिहार में कितनी अंधेर गर्दी फैलाई। इन लोगों ने बिहार के लोगों को गरीब और अभाव में धकेल दिया, जंगल राज दिया। इन लोगों ने सबको बर्बाद किया और खुद अपने आलीशान महल खड़े कर दिए। क्या ऐसे लोग बिहार का कभी भी भला कर सकते हैं क्या? हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर हमारा सम्मान बढ़ रहा है, सीमाएं सुरक्षित हुई है, विकास के कार्य तीव्र गति से आगे बढ़े हैं और गरीब कल्याणकारी योजनाओं ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। जो एक कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इनके समय की सच्चाई यह है कि गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था। बहनों भाइयों, नौजवान पलायन करता था। पिछले 10 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, आयुष्मान भारत योजना के अंदर 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खोले गए, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है, 12 करोड़ घरों में शौचालय भी बने हैं, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर भी पहुंच गया है और बहनों भाइयों 4 करोड़ गरीबों के मकान भी बन गए हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के विकारों और सेज लगाने का काम कर रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा करके देखिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है, और जब ये सत्ता में थे तब भी इन्होंने जो कारनामे किए थे 2004 से 2014 के बीच, कांग्रेस के प्रत्याशी से पूछना चाहिए, क्या यह सच नहीं है कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी कांग्रेस की सरकार ने गठित की थी और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसके अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति के यानी ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण को कमेटी ने कहा था कि मुसलमानों को इसमें से हिस्सा दे देना चाहिए। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, तब जाके रुका। फिर उसने प्रयास किया, राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की और उस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि क्योंकि धार्मिक आधार पर आरक्षण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने विरोध किया था। कुछ दिन पहले मैं मां के साथ बैठा था, ये हमारे सोशल मीडिया वाले जो हैं ये वीडियो ले रहे थे और मैंने मां से कहा कि 1-2 साल पहले मैंने एक वीडियो में कह दिया कि मेरी 2 माता थी,
एक सोनिया जी और दूसरी इंदिरा गांधी जी। और मां को अच्छा नहीं लगा। मां ने कहा नहीं, तुम्हारी दो मां कैसे हो सकती हैं, तुम्हारी तो एक ही मां है। और मैंने मां से कहा मां वो होती है जो रास्ता दिखाती है और जो रक्षा करती है। आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मेरी रक्षा की, मगर इंदिरा गांधी जी ने भी मुझे रास्ता दिखाया, मेरी रक्षा की। तो अब मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरी दोनों माताओं की ये कर्मभूमि है और इसीलिए मैं यहां रायबरेली से चुनाव लड़ने आया हूं। चुनाव अजीब सा चुनाव है, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हमारे संविधान को खत्म करने में, नष्ट करने में लगे हुए हैं। इनके नेताओं ने साफ कहा है कि हम अगर चुनाव जीतेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। अब भाई और बहनों, आपको मालूम है कि जो भी आपको आज तक मिला है, किसानों को, गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, जो भी हिंदुस्तान के कमजोर लोगों को मिला है, वो इस किताब ने आपको दिया है। और इस किताब के बिना जनता की सरकार नहीं होगी, अदानी और अंबानी की सरकार होगी। जो आज आपकी थोड़ी सी रक्षा है वो भी गायब हो जाएगी। और नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं 2-3 लोगों की सरकार, वो पूरी तरीके से चलाएंगे। 2-3 और चीजें होंगी। जो आपको पब्लिक सेक्टर में रोजगार मिलता है, सरकारी ऑफिसेज में रोजगार मिलता है, वो खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा और गरीबों के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। तो सारे के सारे जो आपके रास्ते हैं, जैसे ही ये संविधान खत्म होगा, ये सारे के सारे रास्ते आपके बंद हो जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है। वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। आपको बता दें कि 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि किस सीट पर आखिर वोटिंग हो रही है, किस राज्य की कौन कौन सी और कितनी सीटों पर वोटिंग हो रही है, उन सीटों पर आखिर क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं और कौन कौन प्रत्याशी है, यह आपको बता दें। लोकसभा चुनाव के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के लिए मतदान हो चुका है। आज बारी चौथे चरण की है। आज देश भर के 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है। किस राज्य की कितनी सीटों पर वोटिंग चल रही है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही इन सभी सीटों में से कौन सी सीटें हॉट है, ये भी बताएंगे, जहां दिग्गजों की साख दांव पर है। इन सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार है और 2019 में क्या कुछ इन सीटों पर इतिहास रहा, ये भी आपको बताएंगे। तो 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग जारी है। बता देते हैं कौन कौन से 10 राज्य हैं। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर, बिहार की 5, झारखंड की 4 सीटें, मध्य प्रदेश की 8 सीटें, महाराष्ट्र की 11 सीटें, ओडिशा की 4 सीटें, तेलंगाना की बात करें तो 17 सीटों पर वोटिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, पश्चिम बंगाल की 8 सीटें और जम्मू कश्मीर की 1 सीट। तो ये वो 10 राज्य आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कौन कौन सी ये सीटें हैं, ये भी आपको बता दें। अकबरपुर, बहराइच, इटावा, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कन्नौज, शाहजहांपुर और कानपुर। अब बात अकबरपुर की कर लेते हैं। अकबरपुर का 2019 का इतिहास आपको बता दें। बीजेपी से देवेंद्र सिंह भोले चुनावी मैदान में थे। इनके सामने बीएसपी के निशा सचान मैदान में थी। बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात करें तो अब की बार बीजेपी के देवेंद्र सिंह भोला फिर से चुनावी मैदान में है और इनके सामने समाजवादी पार्टी से राजा रामपाल चुनावी रण में है।
बात बहराइच की कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको बता दें, बीजेपी से अक्षयवर लाल यहां से जीत गए थे और समाजवादी पार्टी से शब्बीर वाल्मीकि को हार का सामना करना पड़ा था। 2024 के रण की जल्दी से बात कर लेते हैं। बीजेपी से अब की बार आनंद कुमार गोंड चुनावी रण में है और समाजवादी पार्टी से रमेश गौतम चुनावी रण में है। इटावा की बात कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको इटावा का बता दें, राम शंकर कठेरिया और समाजवादी पार्टी से कमलेश कुमार के बीच चुनावी मुकाबला था। बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात करें तो बीजेपी से राम शंकर कठेरिया चुनावी मैदान में है। इनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के जितेंद्र दोहरे से है। लखीमपुर खीरी की बात कर लेते हैं। जल्दी से आपको लखीमपुर खीरी का 2019 का इतिहास बता दें। 2019 में लखीमपुर खीरी से अजय मिश्र टेनी भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में थे और समाजवादी पार्टी से पूर्वी वर्मा यहां से चुनावी मैदान में थे। बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात करें तो अब की बार फिर से लखीमपुर खीरी से बीजेपी की तरफ से अजय मिश्र टेनी उम्मीदवार है, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्कर्ष वर्मा चुनावी रण में है। 5वें नंबर पर बात करते हैं धौरहरा सीट की। धौरहरा का 2019 का इतिहास आपको बता दें, रेखा वर्मा के बीच और बसपा से अरशद इलियास के बीच ये मुकाबला था। यहां पर बीजेपी को एक बार फिर से जीत मिली थी। 2024 के रण की बात करें तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने रेखा वर्मा पर विश्वास जताया है। वहीं इनके सामने श्याम किशोर अवस्थी बीएसपी से उम्मीदवार है और समाजवादी पार्टी से आनंद सिंह भदौरिया चुनावी मैदान में है। सीतापुर की बात कर लेते हैं। सीतापुर का 2019 का आपको इतिहास जल्दी से बता दें। बीजेपी से राजेश वर्मा और इनके सामने इनका मुकाबला था बीएसपी से नकुल दुबे का। बीजेपी को यहां पर फिर से जीत मिली थी। 2024 के रण की बात करें तो सीतापुर में अब की बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने राजेश वर्मा पर दांव चला है। वहीं समाजवादी पार्टी ने राकेश राठौड़ तो बीएसपी ने महेंद्र सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया है। हरदोई की बात कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको हरदोई का बता दें। बीजेपी ने जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया था तो समाजवादी पार्टी ने उषा वर्मा पर दांव चला था। बीजेपी को यहां पर जीत हासिल हुई थी। 2024 की रण की बात करें तो बीजेपी ने एक बार फिर से जयप्रकाश पर भरोसा जताया है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से उषा वर्मा अब की बार उम्मीदवार है। मिश्रिक सीट की बात कर लेते हैं। 2019 का आपको इतिहास जल्दी से बता दें। बीजेपी ने अशोक रावत को उम्मीदवार बनाया था तो बीएसपी से नीलू सत्यार्थी उम्मीदवार थी। यहां पर फिर से बीजेपी को जीत मिली। 2024 के रण की बात करें तो एक बार फिर से बीजेपी ने अशोक रावत पर ही भरोसा जताया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने संगीता राजवंशी को उम्मीदवार बनाया है। उन्नाव की बात कर लेते हैं। उन्नाव सबसे हॉट सीट यहां पर बोल सकते हैं। 2019 का इतिहास आपको बता दें। स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी बीजेपी से यहां पर जीते थे और अरुण शंकर शुक्ला समाजवादी पार्टी से हार गए थे। 2024 के रण की बात करें तो अब की बार फिर से बीजेपी ने स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अन्नू टंडन को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2019 का आपको इतिहास फर्रुखाबाद का बता दें। बीजेपी ने मुकेश राजपूत पर दांव चला था। वहीं उनके सामने कांग्रेस के सलमान खुर्शीद थे। बीजेपी को जीत हासिल हुई। 2024 की रण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश राजपूत को अब की बार चुनावी मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी के नवल किशोर शाक्य उनके सामने है और साथ ही बीएसपी के क्रांति पांडे यहां पर चुनावी मैदान में है। कन्नौज सबसे ज्यादा हॉट सीट आप कन्नौज को बोल सकते हैं। 2019 का आपको इतिहास कन्नौज का बता दें। सुब्रत पाठक बीजेपी से यहां पर जीत गए थे और डिंपल यादव समाजवादी पार्टी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2024 के रण की बात करें तो सुब्रत पाठक एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से उन्हें चुनौती दे रहे हैं। अब बात शाहजहांपुर की कर लेते हैं। 2019 का आपको इतिहास बता देते हैं। बीजेपी से अरुण सागर और बीएसपी से अमरचंद जौहर चुनावी मैदान में थे। बीजेपी को यहां पर जीत हासिल हुई थी। 2024 की रण की बात कर लेते हैं। बीजेपी से अरुण सागर अब की बार उम्मीदवार है। वहीं समाजवादी पार्टी से ज्योत्सना गौड़ उम्मीदवार है। कानपुर की बात कर लेते हैं। 2019 का आपको इतिहास बता दें। सत्यदेव पचौरी बीजेपी से जीते थे। वहीं उनके सामने श्री प्रकाश जायसवाल कांग्रेस से हार गए थे। 2024 के रण की बात कर लेते हैं। कानपुर में 2024 के रण में बीजेपी से रमेश अवस्थी चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस के आलोक मिश्रा उनके सामने चुनावी रण में है। झारखंड की जल्दी से बात कर लेते हैं। झारखंड की आपको बता दें कि 4 सीटों पर अब की बार चुनाव है, जिसमें खूंटी, लोहरदगा,
पलामू और सिंहभूम शामिल है। खूंटी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। खूंटी में 2019 का इतिहास आपको बता दें। अर्जुन मुंडा बीजेपी से और उनके सामने मुकाबले में थे बीएसपी से कालीचरण मुंडा। बीजेपी को यहां पर एक बार फिर से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात कर ले तो अर्जुन मुंडा अब की बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। उनके सामने उनको चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस के कालीचरण मुंडा। लोहरदगा सीट की बात कर ले तो 2019 का इतिहास कुछ इस तरह है कि बीजेपी को यहां से जीत मिली थी। बीजेपी के उम्मीदवार थे सुदर्शन भगत और कांग्रेस यहां से हार गई थी। कांग्रेस के उम्मीदवार थे सुखदेव भगत। 2024 के रण की बात करें लोहरदगा के तो बीजेपी से अब की बार चुनावी रण में समीर उरांव है और कांग्रेस से अब की बार उम्मीदवार सुखदेव भगत है। वहीं पलामू सीट की बात कर ले तो 2019 का इतिहास आपको पलामू का बता देते हैं। तो हमने आपको समझाया कि किस सीट पर कौन कौन उम्मीदवार है, किन उम्मीदवारों के बीच 2024 की टक्कर है। वहीं अब आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर जो है वोटिंग लगातार जारी है। देश में दोपहर 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत कितना है यह भी आपको बता देते हैं। देश भर में दोपहर 3 बजे तक 52.60% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 66.05% वोट पड़े हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में सबसे कम वोटिंग हुई है यानी 29.63%। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो दोपहर 3 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 48.41% है। तो इससे पहले चरण की बात करें तो 66% मतदान रहा, दूसरे चरण में भी 66% मतदान रहा और तीसरे चरण में भी 60% के आसपास मतदान रहा। वहीं चौथे चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से नेता कर्नल संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही फिरोज खान जी कांग्रेस से नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दीपक कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। सबसे पहले दीपक जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से मतदान प्रतिशत जो दोपहर 3 बजे तक का आया है देश भर में, अगर बात करें 52.6% वोटिंग हुई है अभी दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े हैं। किस तरह से देखा जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत दोपहर 3 बजे तक पश्चिम बंगाल का है, 66% मतदान हुआ है, सबसे कम जम्मू कश्मीर का। और इससे पहले भी जो पहला, दूसरा और तीसरा चरण हमने देखा उसमें भी पश्चिम बंगाल सबसे आगे था। दीपक जी। मेरी आवाज आ रही है रिया जी? जी जी जी। रिया जी, सबसे परेशानी की सबसे बड़ी वजह यही है कि आखिर वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर आप पिछले बार के लोकसभा चुनाव को देखेंगे या 2014 के लोकसभा चुनाव को देखेंगे तो जो वोटिंग परसेंटेज था उससे मतदाताओं के उत्साह का पता चलता था। और आप जानते हैं कि वोटिंग परसेंटेज जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा बीजेपी को लाभ होगा। और बीजेपी की चिंता का सबसे बड़ा कारण भी यही है रिया जी कि फर्स्ट चरण से फर्स्ट फेज से चुनाव हो रहा है, ये चौथा चरण हुआ, फोर्थ फेज हुआ, इन सभी में देखिए कलेक्टिवली तो वोट परसेंटेज गिरा हुआ है। यह भी कहा जा रहा है। और दीपक जी, मैं विपक्ष की तो बात एक पल के लिए नहीं करूंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से एक्टिव दिख रही है। एडी चोटी का जोर लगा दिया, चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उस सब के बावजूद, इतनी मेहनत के बावजूद धरातल पर आखिर वो मेहनत का है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ रिया जी कि एड़ी चोटी का प्राइम मिनिस्टर लगा चुका, पूरे बीजेपी को इस बात का डर हो गया है कि कहीं ना कहीं ये वोटिंग परसेंटेज इसलिए कम हो रही है। और जो मैं इसका कारण उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ रिया जी, वो सबसे बड़ी बात है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यूज है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, वह मुद्दा इस देश के युवाओं ने कैच कर लिया है कि 10 साल हो गए जहां पर 2 करोड़ नौकरियों की प्रत्येक वर्ष बात हो जाती थी और वो नौकरी जो है बाद में तब्दील हो गया स्वरोजगार पर, बाद में स्टार्टअप इंडिया पे आ गया। तो कहीं ना कहीं ये समस्या का समाधान नहीं है। दूसरी बातें जो है, जिस तरह से बीजेपी ने हर चुनाव में नए नए वायदे किए और फिर उस वायदे को वो पूरा नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो मूलभूत समस्या है महंगाई, बेरोजगारी, उसी पर आकर के यहाँ की जनता ने इसे अपना मुद्दा बनाया है। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि यूथ ने इनके अगेंस्ट में प्रचार तो नहीं किया। वो मोदी जी से बहुत प्यार करते हैं, उनको बहुत उम्मीद है, लेकिन 10 साल में मोदी जी की सरकार जो है युवाओं के आशा विश्वास पे
खरी नहीं उतरी। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा ठीक है, पूरी कर लीजिए बात दीपक जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 10 साल में आपने जो डेवलपमेंट रिपोर्ट होना चाहिए उसमें आपने देश की मतदाता को, अपने यूथ को आपने प्रभावित नहीं किया और उसके बाद आपने 400 पार का जो नारा लगा दिया, ये मुझे लग रहा है ये नारा उल्टा पड़ गया, क्योंकि इस नारे को लोगों अब देखते माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपनी रैली में 400 पार का नारा नहीं लगाते हैं। यही बात पे मैं जवाब लेना चाह रही थी कर्नल संजय। ठीक है दीपक जी। कर्नल संजय सिंह जी, क्या विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, जो दीपक जी ने भी कहा कि अब कुछ 2-3 रैलियों से पीएम मोदी 400 पार का नारा जो है नहीं ले रहे हैं, क्या डर है भारतीय जनता पार्टी को कि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे 2014 और 2019 की तरह जो मोदी लहर की बात चल रही थी वो अब की बार वोटिंग परसेंटेज में दिखाई नहीं दे रही, तो क्या भारतीय जनता पार्टी डर गई है? संजय सिंह जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लगातार हम ये तीसरी बार 2014 में पहली बार, मतलब पहले भी आए हैं, बट जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं हमारे नेता बनके, तो 2014 में पहली बार और 2019 में दूसरी बार और 2024 में हम तीसरी बार जनता के सामने हम जा रहे हैं। अब हो क्या गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हर वोटर है, हर सपोर्टर है, हर कार्यकर्ता है, ये सब मान भी बैठा और जमीन पे सब देखने को ही मिल रहा है कि सरकार तो देखिए अपनी बन रही है एकदम बिल्कुल। मोदी जी भी बोल दिए कि 400 के पार जो बोल दिए। ठीक है संजय सिंह जी, आपको 2 मिनट के लिए रोक रही हूँ। बड़ी खबर दर्शकों को बता दें जो सीधा कन्नौज से आ रही है। अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे, उन्होंने इस दौरान बढ़िया बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले घूम रहे हैं तो मैं भी आ गया, जनता खुद निकल पड़ी वोट डालने। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कन्नौज से कि अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे और इस दौरान उनका बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले घूम रहे हैं तो मैं भी आ गया, जनता खुद निकल पड़ी है वोट डालने। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज कन्नौज में लगातार वोटिंग जारी है। इस दौरान अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे हैं और उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले घूम रहे हैं तो मैं भी आ गया, जनता खुद निकल पड़ी वोट डालने। तो आज कन्नौज में मतदान है, मतदान लगातार जारी है। कन्नौज से समाजवादी पार्टी की तरफ से दावेदारी ठोक रहे हैं अखिलेश यादव। इस दौरान वोटिंग के दिन अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे और बड़ा बयान उनका सामने आया है, बीजेपी वाले घूम रहे हैं तो मैं भी आ गया, जनता खुद निकल पड़ी है वोट डालने। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कन्नौज में पूरी तरह से गर्मा गर्मी बरकरार है क्योंकि आज मतदान भी जारी है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक चुनावी मैदान में है, उनको चैलेंज कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव। हालांकि 2019 में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कन्नौज से हार गई थी चुनाव। वहीं इस बीच वोटिंग के दिन अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे और बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले घूम रहे थे तो मैं भी आ गया, जनता खुद वोट डालने निकल पड़ी है। आप देख सकते हैं अखिलेश यादव को और साथ ही उनके साथ जो जन समर्थन है, तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है उनके समर्थन में। तो कन्नौज में मतदान लगातार जारी है। आज उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है जिनमें कन्नौज भी शामिल है। कन्नौज इसलिए भी हॉट सीट मानी जा रही है बिल्कुल क्योंकि नामांकन से कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव के नाम को लेकर चर्चाएं तेज हुई। उसके बाद आखिर में अखिलेश यादव ने पर्चा भरा और कन्नौज से दावेदारी पेश की। तो कन्नौज सीट पर सभी की निगाहें हैं क्योंकि 2019 में डिंपल यादव को यहां से भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के सुब्रत पाठक ने हरा दिया था, जिसके बाद कन्नौज का रण अब की बार इसलिए भी रोचक है क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुब्रत पाठक और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव मैदान में है। वहीं इस बीच आज वोटिंग के दिन अखिलेश यादव अचानक कन्नौज पहुंचे और उनके साथ जन समर्थन दिखा।
आप देख सकते हैं किस तरह से युवा जो है वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। और इस दौरान अखिलेश यादव का बड़ा बयान भी सामने आया है, बीजेपी वाले घूम रहे हैं तो मैं भी आ गया, जनता खुद वोट डालने निकल पड़ी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अखिलेश यादव के आते ही उनके समर्थकों का तांता लग गया। कन्नौज के रण में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव ताल ठोक रहे हैं। और इसी बीच सुब्रत पाठक हो चाहे अखिलेश यादव हो, लगातार कन्नौज में डटे हुए रहे। कई जगह बीजेपी के जो समर्थक हैं, मैं पिछले बूथ पे होके आया हूँ रणधीरपुर में, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेताओं को प्रशासन का साथ देकर के एजेंट की साथ मारपीट की। जब मैं बूथ पे पहुंचा तो पता लगा बीजेपी कार्यकर्ता भाग गए। अरे भाई भागते क्यों हो? अगर किसी को मारा है तो भागते क्यों हो? सामना करो। खैर, जहाँ हम जा रहे हैं मुझे खुशी इस बात की, जनता स्वयं वोट डालने आ रही है। जनता की जो नाराजगी वो बढ़ती चली जा रही बीजेपी के खिलाफ। ये तो चौथा चरण है, अभी तो इसके बाद और चरण होने हैं। जनता कन्नौज की जो यहाँ के लोग रहे हैं जिन्होंने लोधी समाज को अपमानित किया, यहाँ के लोग, पड़ोस के लोग जानते होंगे, भगवान बुद्ध की प्रतिमा लग गई, भगवान बुद्ध की मूर्ति लग गई, इन्होंने हटवा दी। इन्होंने लोधी समाज को कहा कि पैसे से वोट ले लो और पाल समाज के नेता को गाली गलौज की। एक ऐसा सांसद जो गाली गलौज देता हो वो जनता कभी स्वीकार नहीं। गई थी फर्जी वोटिंग को लेकर ये पूरा मामला था, जिसके बाद अब अखिलेश यादव अचानक कन्नौज पहुंचे और इस दौरान बड़ा बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले घूम रहे थे तो मैं भी आ गया, जनता खुद वोट डालने निकल पड़ी है। साथ ही अखिलेश यादव के कन्नौज पहुंचने पर जन समर्थन उनके साथ दिखा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का तांता लग गया। और कन्नौज से सुबह एक खबर आई थी, क्योंकि मतदान जो है कन्नौज में लगातार जारी है, वोटिंग चल रही है। ऐसे में एक पोलिंग बूथ में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक देखने को मिली थी। ज्यादा जानकारी के साथ प्रियम पाठक, ब्यूरो चीफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, क्या कुछ ये पूरा मामला है? क्योंकि सुबह एक खबर आई थी कि एक पोलिंग बूथ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक देखने को मिली थी और अब अखिलेश यादव कन्नौज पहुंच गए हैं। देखिए रिया, ये आज चूंकि कन्नौज में भी मतदान हो रहा है, चौथे चरण का मतदान चल रहा है और ऐसे में सबसे हॉट जो सीट है वो कन्नौज की सीट बनी हुई। यूपी के अंदर 13 सीटें हैं, लेकिन उसमें सबसे अधिक जो चर्चा का विषय है या जो सबकी निगाहें हैं वो कन्नौज पर है, क्योंकि खुद वहां से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरे हैं। हालांकि पिछली बार कन्नौज सीट से डिम्पल यादव यानी अखिलेश यादव की जो पत्नी थी वो मैदान में उतरी थी, लेकिन बीजेपी के सुब्रत पाठक ने उनको चुनावी में हरा दिया था और इसलिए कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। आज सुबह जैसे ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई सुबह 7 बजे से, उसके तुरंत बाद से समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ियां कर रहे हैं, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से जो चुनाव संपन्न होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पर जबरदस्ती करके लोगों का जो वोट है उसका गलत वोट डलवा रहे हैं, वहां पर धांधलेबाजी कर रहे हैं, इस तरीके का आरोप लगा रहे थे। और इसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से बाकायदा चुनाव आयोग को जो है इसकी लेकर शिकायत भी करी गई थी। चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले का संज्ञान भी लिया था और उसमें उसकी तरफ से जो वैधानिक कार्रवाई है वो भी करी गई, पूरे मामले की जांच भी जो है वो की गई है। इसी बीच जब लगातार ये मामला बढ़ता हुआ देखा गया तो खुद अखिलेश यादव दोपहर में कन्नौज पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद वो कई बूथ पर गए, वहां पर जाकर उन्होंने जायजा लिया और उनका भी साफ तौर पर कहना था कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो वो वहां पर घूम रहे हैं और उसके जरिए वो चुनाव को जो है वो प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए वो खुद वहां पर पहुंचे हैं ताकि वहां पर देख सकें कि हालात क्या है, चुनाव आयोग से जो शिकायत करी गई उसका आखिर क्यों नहीं कोई उसके बाद असर देखने को मिला है। तो इस तरीके के आरोप जो है वो अखिलेश यादव की तरफ से लगाए गए हैं और अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी के जो लोग हैं वहां पे घूम रहे हैं, इसीलिए वो भी वहां पर पहुंच गए हैं। मारपीट करने का भी आरोप जो है अखिलेश यादव ने लगाया है बीजेपी कार्यकर्ताओं पे कि वो समाजवादी पार्टी के जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पे गंभीर आरोप लगाए कि चुनाव में जो है गड़बड़ी की जा रही है, जिसके बाद ताकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक तरह से उन्हें समर्थन देने के लिए अखिलेश यादव मौके पर पहुंचे, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया कि बीजेपी वाले घूम रहे थे तो मैं भी आ गया, किस तरह से देखा जाए और क्या संदेश देने की कोशिश?
देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से सुबह से ही जब मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद से समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाना शुरू किया, तो उसके बाद से ही माना जा रहा था कि इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। अखिलेश यादव चूंकि खुद वहां से वो बतौर प्रत्याशी के तौर पर मैदान भी हुई हैं, तो वो उनका वहां पहुंचना कोई ऐसा आश्चर्यजनक चीज नहीं है। वहां पर वो पहुंचे हैं, वो गए हैं, इसके अलावा वो कई बूथ पर पहुंचे, वहां पर जाकर उन्होंने चुनावी प्रक्रिया का जायजा लिया है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या उनमें सत्यता है या नहीं है, या उनकी जो टीम के लोग जो उनको रिपोर्ट दे रहे थे उसमें कितनी सत्यता है। तो इस बात को जानने के लिए वो खुद वहां पर पहुंचे हुए थे। हालांकि पहुंचने के बाद उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं की हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आए और उन्होंने ये आरोप लगाया कि बीजेपी के जो लोग हैं वो चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। अब देखना होगा इस मसले को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है या क्या इस पूरे मसले में जो है क्या हकीकत जो है वो निकल के सामने आती है। और प्रियम, खास बात ये भी कि क्योंकि कन्नौज सीट जो है काफी हाई प्रोफाइल सीट इसे बोल सकते हैं, सभी की निगाहें आज कन्नौज पर टिकी हुई है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी से सुब्रत पाठक, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव। और 2019 में जिस तरह से सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी के गढ़ पर सेंधमारी कर कमल खिलाया था और डिंपल यादव को यहां से हराया था, और अखिलेश यादव ने हमने देखा कि किस तरह से बिल्कुल एंड मोमेंट पर यहां से एंट्री ली और पर्चा भरा और यहां से दावेदारी ठोकी। प्रियम, बिल्कुल, देखिए अगर आप पूरा सिनेरियो देखेंगे कन्नौज सीट का तो वो इसी तरीके से बनता हुआ नजर आएगा कि लास्ट मोमेंट पर जो है पहले चूंकि इस सीट से तेज प्रताप यादव का नाम घोषित किया गया, उसके बाद 2 दिन बाद उनके नाम को वापस लिया गया और खुद अखिलेश यादव ने यहाँ से चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति बनाई और उसके पीछे वजह बताई गई कि वहां से कार्यकर्ताओं का, वहां के लोगों का दबाव था, वो चाह रहे थे कि अखिलेश यादव खुद यहाँ पर उतरे। और देखिए, कन्नौज सीट केवल एक नंबर ऑफ सीट नहीं है, क्योंकि खुद अखिलेश यादव वहां से उतरे हैं, तो ऐसे में ये एक प्रतिष्ठा का सवाल है अखिलेश यादव की और समाजवादी पार्टी की, क्योंकि वो जब उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्य विपक्षी पार्टी होने का दम भरते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठा भी उनकी दांव पर लगी हुई है और इसीलिए कह सकते हैं कि कन्नौज की जो सीट है। ठीक है प्रियम, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल जो है पूरी तरह से तेज है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। कर्नल संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिरोज खान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दीपक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।